19वीं सदी की शुरुआत में पूर्वी एशिया की एक तस्वीर सोचते हैं। एक तरफ है चीन, चिंग राजवंश के तहत एक विशाल, पुराना और अपनी परंपराओं में डूबा हुआ साम्राज्य, और दूसरी तरफ है जापान, एक छोटा सा द्वीपीय देश जो लगभग 200 सालों से बाकी दुनिया से कटा हुआ था। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं कुछ दशकों बाद, और पूरी तस्वीर 180 डिग्री घूम जाती है। जापान एक औद्योगिक और औपनिवेशिक ताकत बन चुका है, और चीन अपने ही वजूद के लिए लड़ रहा है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब हुआ कैसे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें चीन, जापान और कोरिया के आधुनिकीकरण के अलग अलग रास्तों पर ले जाते हैं। एक देश रॉकेट की तरह आगे निकल गया, दूसरा लड़खड़ा गया, और तीसरा राख से उठकर खड़ा हो गया। सवाल यह है कि क्यों? हाँ, और इसी तुलना में इस पूरी कहानी का सार छिपा है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक बनने का कोई एक फॉर्मूला नहीं होता। हम इन तीनों देशों की यात्राओं को देखेंगे, जापान की अविश्वसनीय तेजी, चीन का उथल-पुथल भरा संघर्ष और कोरिया का युद्ध के बाद का चमत्कार। हमारा मकसद ये समझना है कि उनके इतिहास, उनकी संस्कृति और उनके फैसलों ने उनके भविष्य को कैसे गढ़ा। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। शुरुआत जापान से करते हैं। 1853 से पहले का जापान एक टाइम कैप्सूल जैसा था। असली ताकत सम्राट के पास नहीं, बल्कि शोगुन के पास थी, जो एडो यानी आज के टोक्यो से राज करते थे। पूरा देश छोटे छोटे हिस्सों में बटा था, जिन पर दाइमियो नाम के सामंती शासक राज करते थे, और समाज में समुराई यानी योद्धा वर्ग का दबदबा था। लेकिन बाहर से शांत दिखने वाले इस समाज के अंदर बहुत कुछ बदल रहा था। एक जीवंत व्यापारिक अर्थव्यवस्था पनप रही थी, शहर बढ़ रहे थे। एडो उस वक्त दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में से एक था, और सबसे जरूरी बात, साक्षरता दर बहुत ऊंची थी। तो जब बदलाव की लहर आई तो उसे अपनाने के लिए जमीन पहले से ही तैयार थी। और वो लहर आई 1853 में, जब अमेरिकी कमोडोर मैथ्यू पेरी अपने बड़े बड़े काले जहाज़ों के साथ जापान के तट पर आ धमके। कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश जो 200 साल से दुनिया से कटा हुआ है, उसके दरवाजे पर अचानक दुनिया की सबसे मॉडर्न नौसेना आकर खड़ी हो जाए। पेरी का संदेश साफ था, व्यापार के लिए दरवाजे खोलो, वरना हम जबरदस्ती खुलवा लेंगे। इस एक घटना ने जापान की राजनीति में भूचाल ला दिया। इसके ठीक बाद 1868 में होती है मेजी पुनर्स्थापना। हाँ, शोगुन को हटा दिया जाता है और सत्ता औपचारिक रूप से सम्राट मेजी को वापस मिल जाती है। राजधानी क्योटो से एडो ले जाई जाती है, जिसका नाम बदलकर टोक्यो यानी पूर्वी राजधानी रख दिया जाता है। और मेजी सरकार का लक्ष्य एकदम साफ था, जिसे उन्होंने एक नारे में समेट दिया, फुकोकू क्योहे। फुकोकू क्योहे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है अमीर देश, मजबूत सेना। वे जानते थे कि अगर पश्चिमी ताकतों की तरह गुलाम नहीं बनना है तो उनकी ही तरह मजबूत बनना होगा। यहाँ उनका सबसे बड़ा दांव ये था कि उन्होंने परंपरा को मॉडर्निटी के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके इंजन की तरह इस्तेमाल किया। सम्राट, जो सदियों से एक धार्मिक प्रतीक थे, उन्हें अचानक एक मॉडर्न राष्ट्र के सबसे बड़े सिंबल में बदल दिया गया। ये एक जीनियस मूव था, अपने ही इतिहास का इस्तेमाल करके भविष्य की दौड़ जीतना। ठीक है, तो उनके पास एक नारा था, एक लक्ष्य था, लेकिन उन्होंने इसे हासिल कैसे किया? क्योंकि सुधारों की जो रफ्तार थी वो हैरान करने वाली है। बिल्कुल, उन्होंने हर क्षेत्र में काम किया। शिक्षा के लिए एक नया स्कूल सिस्टम बनाया गया, और 1910 तक लड़के लड़कियों दोनों के लिए स्कूल जाना लगभग जरूरी हो गया। अर्थव्यवस्था के लिए किसानों पर एक नया टैक्स लगाया गया, जिससे सरकार को एक स्थिर आमदनी मिली। 1870-72 में टोक्यो और योकोहामा के बीच पहली रेलवे लाइन बिछाई गई, यूरोप से मशीनें मंगवाई गईं, और विदेशी एक्सपर्ट्स को जापानी मजदूरों को ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया गया। और मैंने पढ़ा कि सरकार ने मित्सुबिशी और सुमितोमो जैसी कुछ बड़ी कंपनियों को बहुत मदद दी। ये ज़ायबात्सु क्या थे? ज़ायबात्सु कुछ चुनिंदा शक्तिशाली परिवार थे, जिनकी कंपनियों को सरकार ने सब्सिडी और टैक्स में छूट देकर आगे बढ़ाया। इन्हें आज के दौर के हिसाब से देखें तो यह सरकार और देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट जायंट्स का एक मिला जुला रूप थे, जो मिलकर देश की इंडस्ट्रियल पॉलिसी चला रहे थे। मित्सुबिशी उन्हीं में से एक है, जो आज भी एक बड़ा नाम है। सेना को भी आधुनिक बनाया गया और जर्मनी के मॉडल पर एक नया संविधान लागू किया गया। एक मिनट, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, स्कूल, ट्रेनें, नई सेना।
लेकिन क्या आम जापानी नागरिक इस बदलाव के लिए तैयार था? क्या इसका कोई विरोध नहीं हुआ? ये सब इतनी आसानी से कैसे हो गया? ये बहुत अच्छा सवाल है। सब कुछ आसानी से नहीं हुआ। किसानों ने नए टैक्स के खिलाफ विद्रोह किए और कुछ समुराय ने भी अपनी पुरानी हैसियत खोने पर बगावत की। लेकिन मेजी सरकार ने राष्ट्रवाद और सम्राट के नाम पर इन सभी विरोधों को दबा दिया और यहीं से इस आधुनिकीकरण का एक स्याह पक्ष भी सामने आता है। और वो क्या था? आक्रामक राष्ट्रवाद। मजबूत सेना बनाने का लक्ष्य सिर्फ देश की रक्षा तक सीमित नहीं रहा। जापान ने अपनी नई सैन्य ताकत का इस्तेमाल एक साम्राज्य बनाने के लिए किया। उसने चीन 1894-95 में हाँ और रूस जैसे बड़े देशों को युद्ध में हराया और 1910 में कोरिया पर कब्जा कर लिया। तो एक अजीब विरोधाभास था। देश के अंदर लोकतंत्र और आधुनिक अधिकारों की मांग उठ रही थी, लेकिन बाहर जापान एक क्रूर औपनिवेशिक ताकत बन रहा था। और समाज पर भी इसका गहरा असर पड़ा होगा। बहुत गहरा। पुरानी पितृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था, जहां कई पीढ़ियां साथ रहती थीं, उसकी जगह एक नए तरह के न्यूक्लियर परिवार की धारणा आई, जिसे होमो कहा गया। 1920 के दशक में मोगा यानी मॉडर्न गर्ल जैसे शब्द चलन में आए, जो छोटे बाल रखने वाली और पश्चिमी कपड़े पहनने वाली शहरी महिलाओं का प्रतीक थे। शहरों में डिपार्टमेंट स्टोर खुले, ट्रैम चली। जापान तेजी से बदल रहा था, सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी। तो जापान की कहानी तेजी, अनुशासन और एक तरह की मैनेज्ड रेवोल्यूशन की है, जिसे ऊपर से लागू किया गया। बिल्कुल। लेकिन अगर हम समुद्र के पार चीन को देखें तो वहां की तस्वीर एकदम उल्टी थी। जहां जापान एक तेज रफ्तार नाव की तरह आगे बढ़ रहा था, वहीं चीन एक विशाल जहाज था जिसे मोड़ना लगभग नामुमकिन लग रहा था। बिल्कुल सही कहा। चीन की चुनौती उसके आकार और उसके इतिहास दोनों से जुड़ी थी। 19वीं सदी में चिंग राजवंश को पहली बड़ी चोट लगी अफीम युद्ध से 1839-42 में। ब्रिटिश व्यापारी चीन से चाय और रेशम खरीदते थे, लेकिन चीन को उनसे कुछ नहीं चाहिए था। व्यापार का संतुलन चीन के पक्ष में था। तो अंग्रेजों ने एक बहुत ही शातिर रास्ता निकाला। उन्होंने भारत में उगाई गई अफीम को चीन में तस्करी करना शुरू कर दिया। और इस अफीम ने चीन के समाज को अंदर से खोखला कर दिया। हाँ, लाखों लोग इसके आदी हो गए और चीन की चांदी देश से बाहर जाने लगी। जब चीन के एक अधिकारी ने इसे रोकने की कोशिश की तो ब्रिटेन ने युद्ध छेड़ दिया और चीन बुरी तरह हार गया। ये सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक हार थी। इसने दुनिया को और खुद चीन को भी दिखा दिया कि ये महान साम्राज्य कितना कमजोर हो चुका है। इसके बाद सुधार की कोशिशें तो हुई होंगी। कांग योवेई और लियांग किचाओ जैसे विचारकों ने सिस्टम को बदलने की कोशिश की, लेकिन असली और सबसे बड़ा कदम 1905 में उठाया गया, जब सदियों पुरानी सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली को खत्म कर दिया गया। ये इतनी बड़ी बात क्यों थी? ये तो सिर्फ एक परीक्षा थी। इसे ऐसे समझिए, ये सिर्फ एक एग्जाम को खत्म करना नहीं था। ये ऐसा था जैसे आज भारत में कोई सरकार यूपीएससी और आईआईटी जेईई जैसी परीक्षाओं को एक झटके में खत्म कर दे और कहे कि अब देश चलाने के लिए हमें बिल्कुल नए तरह के लोग चाहिए। ये परीक्षा कन्फ्यूशियसवाद की विचारधारा पर आधारित थी और हजारों सालों से चीन की नौकरशाही की रीढ़ थी। इसे खत्म करने का मतलब था उस पूरी पारंपरिक व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकना। इसने चीन के समाज की नींव हिला दी थी। और फिर 1911 में तो राजवंश ही खत्म हो गया। सन यातसेन ने चीन को एक गणतंत्र बना दिया। सन यातसेन ने 3 सिद्धांत दिए: राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और लोगों की आजीविका। लेकिन सम्राट को हटाना एक बात थी और इतने बड़े और बिखरे हुए देश को चलाना बिल्कुल दूसरी। गणतंत्र बनने के बाद भी चीन में केओस कम नहीं हुआ। देश असल में सरदारों यानी वॉरलॉर्ड्स के कब्जे में बटा हुआ था। और इसी उथल-पुथल के बीच से 2 बड़ी ताकतें निकली, गोमिंदांग मतलब राष्ट्रवादी पार्टी और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी या सीसीपी। और यही एंट्री होती है माओ त्से-तुंग की। सही। और माओ ने एक ऐसा काम किया जो रूस के कम्युनिस्टों से बिल्कुल अलग था। रूस में क्रांति का आधार थे शहरों के फैक्ट्री मजदूर, लेकिन माओ ने चीन के करोड़ों किसानों को अपनी क्रांति का आधार बनाया। ये गेम चेंजर क्यों था? क्योंकि गोमिंदांग, जिसका नेतृत्व चांग काई शेक कर रहे थे, उसका ध्यान शहरों पर था। वे ग्रामीण चीन की समस्याओं जैसे जमींदारी, कर्ज और गरीबी को नजरअंदाज कर रहे थे। माओ ने इसी दुखती रख पर हाथ रखा। सीसीपी ने किसानों से जमीन सुधार का वादा किया और उनके बीच एक मजबूत आधार बना लिया।
फिर जापान ने चीन पर हमला कर दिया और कुछ समय के लिए ये दोनों दुश्मन साथ आ गए। लेकिन जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, वे फिर से एक दूसरे से लड़ने लगे। और उस गृह युद्ध में जीत कम्युनिस्टों की हुई। 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई और कुओमिंतांग को ताइवान भागना पड़ा। चीन का रास्ता जापान से बिल्कुल अलग था। यहाँ बदलाव ऊपर से नहीं, बल्कि एक हिंसक क्रांति के जरिए नीचे से आया, जिसने पुरानी हर चीज को मिटा दिया। लेकिन क्रांति के बाद भी चीन में शांति नहीं आई। ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन जैसे अभियानों ने तो देश को और पीछे धकेल दिया। हाँ, वो भयानक दौर थे। ग्रेट लीप फॉरवर्ड माओ का एक शॉर्टकट था, चीन को रातों रात एक औद्योगिक सुपर पावर बनाने का। उन्होंने कहा, फैक्ट्रियों का इंतजार क्यों करें, हर कोई अपने घर के पीछे लोहा बनाएगा। घर के पीछे लोहा? हाँ, लोगों ने अपने घर के बर्तन तक पिघला दिए। सुनने में ये जितना अजीब लगता है, नतीजा भी उतना ही भयानक था। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय आपदा बन गया, जिससे अकाल पड़ा और लाखों लोग मारे गए। कल्चरल रेवोल्यूशन भी परंपरा और पुरानी हर चीज पर हमला था। यह दिखाता है कि चीन का रास्ता कितना दर्दनाक और उथल-पुथल भरा रहा। तो हमारे पास दो विशाल पड़ोसियों की दो एकदम अलग कहानियां हैं। एक ने परंपरा का इस्तेमाल किया, दूसरे ने उसे पूरी तरह नकार दिया। लेकिन यहां एक तीसरा खिलाड़ी भी है, कोरिया, जिसकी कहानी शायद इन दोनों से भी ज्यादा नाटकीय है। बिल्कुल। कोरिया की 20वीं सदी की शुरुआत गुलामी से हुई। 1910 से 1945 तक वो जापान का उपनिवेश था। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो आज़ादी की जगह उसे विभाजन मिला। देश 38वीं समानांतर रेखा पर उत्तर और दक्षिण में बंट गया। और फिर 1950-53 का कोरियाई युद्ध हुआ, जिसने पूरे प्रायद्वीप को तबाह कर दिया। तो सवाल यह है कि एक ऐसा देश जो पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, वो आज सैमसंग और हुंडई जैसी कंपनियों का घर कैसे बन गया? इस चमत्कार के पीछे का राज क्या था? इस हान नदी पर चमत्कार के पीछे कई कारण थे। सबसे बड़ा कारण था राष्ट्रपति पाक चुंग-ही के नेतृत्व में सरकार की मजबूत नीतियां। उन्होंने निर्यात पर जोर दिया। सरकार ने बड़ी कंपनियों को लक्ष्य दिए, उन्हें वित्तीय मदद दी और उन्हें दुनिया से मुकाबला करने के लिए तैयार किया। पहले कपड़े जैसे हल्के उद्योग और फिर 1970 के दशक में स्टील, जहाज और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे भारी उद्योगों पर ध्यान दिया गया। लेकिन सिर्फ सरकारी नीतियां तो काफी नहीं हो सकती। नहीं, दूसरा बड़ा कारण था शिक्षा। औद्योगिकरण की शुरुआत में ही दक्षिण कोरिया के लगभग सभी मजदूर पढ़े लिखे थे, जिससे नई टेक्नोलॉजी और कौशल को सीखना बहुत आसान हो गया। इसके अलावा सेमाउल मूवमेंट यानी नया ग्राम आंदोलन ने गांवों को आधुनिक बनाने और खेती को सुधारने में बहुत मदद की। लेकिन ये चमत्कार एक कीमत पर आया है ना? ये सब एक तानाशाही के तहत हो रहा था। बिल्कुल। पाक चुंग-ही ने एक सैन्य तख्तापलट के बाद सत्ता संभाली थी और उनके शासन में राजनैतिक आज़ादी नहीं थी। 1980 में ग्वांगजू शहर में लोकतंत्र के लिए हुए एक आंदोलन को बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन लोगों ने हार नहीं मानी। दशकों के संघर्ष और प्रदर्शनों के बाद आखिरकार 1987 में देश ने सीधे राष्ट्रपति चुनावों की ओर कदम बढ़ाया और लोकतंत्र की राह पकड़ी। ये क्लासिक पैटर्न जैसा लगता है। जैसे जैसे देश अमीर होता है, एक पढ़ा लिखा मध्य वर्ग बनता है और फिर वो राजनीतिक अधिकार मांगने लगता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दक्षिण कोरिया की कहानी दिखाती है कि आर्थिक विकास और राजनीतिक लोकतंत्र के बीच एक गहरा रिश्ता हो सकता है, भले ये रास्ता संघर्षों से भरा हो। तो इन तीनों कहानियों को एक साथ देखें तो ये साफ है कि आधुनिकीकरण का कोई एक सीधा रास्ता नहीं होता। जापान ने अपनी परंपराओं और सम्राट के प्रतीक को ढाल बनाकर तेजी से आधुनिकता को अपनाया, लेकिन वो आक्रामक राष्ट्रवाद और सैन्यवाद की आग में झुलस गया। वहीं चीन का रास्ता अपनी कन्फ्यूशन परंपराओं को पूरी तरह से नकारने और एक खूनी क्रांति से होकर गुजरा, जिससे एक बिल्कुल नई राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था बनी। और कोरिया ने युद्ध की राख से उठकर पहले राज्य के सख्त नियंत्रण में आर्थिक तरक्की की और फिर दशकों के संघर्ष के बाद लोकतंत्र हासिल किया। ये तीनों कहानियां हमें सिखाती हैं कि इतिहास, संस्कृति, नेतृत्व के फैसले और बाहरी दबाव मिलकर किसी भी देश का भविष्य कैसे तय करते हैं। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। इन स्रोतों में आधुनिकीकरण को अक्सर परंपरा के खिलाफ एक लड़ाई के तौर पर दिखाया गया है। चीन ने अपनी पुरानी परीक्षा प्रणाली तोड़ी, जापान ने पश्चिमी तौर तरीके अपनाए। आज की दुनिया में जहां संस्कृतियां पहले से कहीं ज्यादा घुली मिली हैं,
क्या कोई देश अपनी ऐतिहासिक पहचान को